हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। लास्ट वीडियो आपकी थी वो थी सब्जेक्ट पर बेस्ड। आपने देखा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया आपको कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को कर रहा होता है या जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बोला गया हो, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको वर्ब को डिटेल में समझाया गया है कि वर्ब होती क्या है, उसकी डेफिनेशन से लेके उसके पार्ट, उसका यूज़, उसका प्लेस, हर चीज़ पर अच्छे ढंग से फोकस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब होती क्या है। वर्ब की डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द है जो एक कर्ता के बारे में कुछ बताता है। ये है उसकी डेफिनेशन। अब आप समझिए कि क्रिया हमेशा एक कर्ता के बारे में कुछ जानकारी देती है कि वो कर्ता क्या है या क्या करता है, ऐसी बातें बताती हैं। एक क्रिया का काम होता है कहीं ना कहीं कर्ता के बारे में चीज़ें बताना, या तो वो उसकी स्थिति को बताती है या वो उसके काम को बताती है। यही काम होता है क्रिया का। जैसे अगर आप देखें तो इस फोटो में आप देखिए, इस फोटो में ढेर सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ ह्यूमंस हैं, कुछ एनिमल्स हैं, सब के सब अपने अपने काम को कर रहे हैं। जैसे एक लड़का है जो एक गाड़ी पर बैठा हुआ है, एक खरगोश के साथ में खेल रहा है। एक लड़की है जो गाड़ी को खींच रही है। वहाँ पर एक घोड़ा है जो घास खा रहा है। कुछ शीप्स हैं, भेड़ हैं जो अपने भोजन की तलाश कर रही हैं। कुछ और लोग हैं जो अपने दैनिक कार्यों में बिजी हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो काम को कर रहे हैं यही उनके एक्शंस हैं। एक्शन का मतलब क्रिया या कार्य होता है। तो जो हमारे द्वारा कार्य हम करते हैं या जो हमारे द्वारा कार्य होता है उन्हें ही हम वर्ब कहते हैं, वही हमारी वर्ब है। अब आप समझिए कि वर्ब को बेसिक तौर पे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है मेन वर्ब और दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले आप समझिए इसको कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जो हमारे एक्शन को दिखाती है, हमारे काम को दिखाती है। मतलब काम के बारे में जो बात करती है वही हमारी मेन वर्ब है। जैसे आप देखिए इस फोटो में, इसमें एक क्लासरूम का फ़ोटो है जिसमें टीचर कुछ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट है जो बैठकर पढ़ रहा है। अब आप देखिए बगल में जो वर्ब मैंने लिखी हुई हैं वो बहुत सारी वर्ब इसमें साथ में हो रही हैं। जैसे टीच मीन्स पढ़ाना, जो यहाँ पर आपके सामने हो रहा है। स्टैंड मीन्स खड़े होना। सिट मीन्स बैठना। लिसन मीन्स सुनना। स्पीक मीन्स बोलना। आस्क मीन्स पूछना। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। लुक मीन्स देखना। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। और रीड मीन्स पढ़ना। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो यहाँ पे हो रही हैं इन्हें ही हम कहते हैं मेन वर्ब। अब आप समझिए कि मेन वर्ब को और अच्छे से समझ लीजिए, मेन वर्ब होती क्या है। देखिए, मेन वर्ब वो होती है जो किसी सब्जेक्ट के काम को बताए। जैसे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, ही इज़ टेलिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी सुना रहा है। शी इज़ वर्किंग हार्ड, वह कठिन काम कर रही है या परिश्रम कर रही है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। दे आर गोइंग टू देयर होम, वे अपने घर जा रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। माई ब्रदर इज़ राइटिंग अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिख रहा है। इन सभी में कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। बेसिकली मैंने सारी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखा हुआ है। टेलिंग, वर्किंग, प्लेइंग, गोइंग, लर्निंग, राइटिंग, ये सब के सब एक्शंस हैं। इसके साथ में जो उनके पहले लगी हुई हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, ये सभी उस मेन वर्ब का ही हिस्सा हैं जो सेंटेंस को पूरा करने में मेन वर्ब का साथ दे रही हैं। तो ये आपकी मेन वर्ब हुई। अब आप एक डेफिनेशन और समझ लीजिए कि मेन वर्ब उसे कहते हैं जो अपने फॉर्म को चेंज करती है। जैसे आप देखिए, बेसिकली मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, गो वर्ब के हमने 5 फॉर्म्स बना के दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हम रखते हैं गो को, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। फोर्थ फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाए जाते हैं। फिफ्थ फॉर्म है गोज़, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ के बनता है। अब आप समझ लीजिए इनका यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। वहीं सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट के इंडेफिनिट में। थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में, तीनों टेंस के परफेक्ट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है वो यूज़ होती है कॉन्टिन्यूअस में, ये हर टेंस के कॉन्टिन्यूअस पार्ट में, और लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट में यूज़ होती है। वहीं फिफ्थ फॉर्म जो गोज़ है वो ओनली प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो किसी सब्जेक्ट की स्थिति को बताती है, न कि उसके कामों को। जैसे आप एग्जांपल समझिए, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है या डॉक्टर है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। दे आर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी हैं। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक अच्छा ड्रेस है। ठीक है। इट हैज़ 4 legs, इसके पास 4 पैर हैं। जैसे हम किसी निर्जीव चीज़ को बोलते हैं या किसी एनिमल को, तो हम कहते हैं ना इट हैज़ 4 legs, उसके पास 4 पैर हैं। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नई पेन है। वी हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे पास कई दोस्त हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसमें किसी भी काम को नहीं बताती है, बस ये उनकी स्थिति को बताती है। ठीक है। अब आप देख लीजिए कुछ चीज़ों को और, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए आप। एक सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में इज़ का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि फर्स्ट जो इज़ है पहले सेंटेंस में लगा हुआ, वो इज़ केवल टीचर की एक सिचुएशन बता रहा है कि वो एक टीचर है, मीन्स अभी भी है। जबकि सेकंड वाला जो इज़ है वो टीचिंग एक मेन वर्ब के साथ में लगा हुआ है और वो एक्शंस को बता रहा है कि वह पढ़ा रहा है। तो दोनों इज़ का यहाँ पे यूज़ अलग अलग है। पहला इज़ विदाउट मेन वर्ब यूज़ हुआ है और दूसरा वाला इज़ मेन वर्ब के साथ में यूज़ हुआ है। ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल अगला, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। आप देखिए दोनों में तो फर्स्ट वाले हैज़ के बाद में ऑब्जेक्ट लगा है, कोई वर्ब नहीं लगी है। दूसरे वाले हैज़ के बाद में एक वर्ब लगी हुई है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। सो पहला वाला हैज़ बिना मेन वर्ब के यूज़ हुआ है और दूसरा वाला हैज़ मेन वर्ब के साथ में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक जानकारी मिली कि हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की होती है। पहली जो मेन वर्ब के साथ में आती है और दूसरी जो मेन वर्ब के बिना आती है। सो एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इज़ एम आर की तरह की जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, आगे आपको बताएंगे हम, उनके 2 फॉर्म्स होते हैं। एक बार तो वो बिना मेन वर्ब के आती हैं, दूसरे फॉर्म में वो मेन वर्ब के साथ में आती हैं। तो आप इसको समझ लीजिए कि जो वर्ब मेन वर्ब के साथ में आती है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। देखिए मेन वर्ब के साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट आपके सामने है। वो हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ में आती हैं उनकी 2 कैटेगरी बनती है। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी इसकी 3 प्री कैटेगरीज बनती हैं, बी, हैव और डू। तो बी के अंदर आती है इज़, एम आर, वॉज एंड वर। इज़, एम आर, वॉज, वर, ये 5 हैं। अब आप समझिए इज़, एम आर, वॉज, वर को हम कहते हैं बी वर्ब्स, और इनके साथ में हमेशा जब भी आप किसी सेंटेंस में इनको यूज़ करेंगे तो अगर आप वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। दूसरी है हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें ये तीनों आएंगी, हैज़, हैव, हैड, और इनके साथ में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी टेंस के अंदर। डू वर्ब्स तीसरा वाला है, इसके अंतर्गत डू, डज, डिड आते हैं, और जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड लग जाते हैं उस सेंटेंस में आपको लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हुई। बेसिकली आपको ये टेंस के अंदर मिलती है। टेंस के बाहर जो मिलती है आपको वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही, जैसे आपने टेंस में देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसी की तरह होती है, लेकिन उसका नाम मॉडल ऑक्सिलरी है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू, हैड, बेटर। ऐसे ही इनकी एक लंबी लिस्ट है,
आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये टेंस के बाहर यूज़ होती हैं, लेकिन ध्यान रहे मेन वर्ब के साथ में यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही कैन गो, वह जा सकता है, तो यहाँ पे कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसके बाद में गो लगा हुआ है, मीन्स मेन वर्ब लगी हुई है। अगला देखिए आप, मेन वर्ब के बिना प्रयोग होने वाली या आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स वो कितनी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब देखिए ये जब भी आएंगी तो बिना मेन वर्ब के प्रयोग होंगी। इनका जो यूज़ मेन वर्ब के साथ में है वो तो आपने पढ़ ही लिया, वो टेंस के अंदर होता है वर्ब की फॉर्म साथ में लगाकर। जब ये टेंस के बाहर रहते हैं बिना मेन वर्ब के, जैसे अगर आप इज़ को है के लिए यूज़ करेंगे, जैसे वह एक विद्यार्थी है, ही इज़ अ स्टूडेंट, तब समझ लीजिए कि यह टेंस के बाहर है। जैसे आपके पास हैज़, हैव, हैड पास वाले सेंस में होता है यूज़, तो समझो वो टेंस के बाहर है। तो ये हो गई वर्ब जो बिना मेन वर्ब के यूज़ होंगी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि वो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ में होती है यूज़ और मेन वर्ब के बिना भी होती है यूज़। आपने दोनों को सीख लिया। अब आप समझिए कि इन वर्ब्स को यूज़ करने का रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके नियम क्या हैं? देखिए, हमेशा आप जब भी वर्ब को यूज़ कीजिए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब एक वचन कर्ता के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। एंड सेकेंड रूल इज़ प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ये इसके नियम हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ा, आपने उनके टोटल स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया, उनके पार्ट्स को पढ़ लिया, आपने उनका रूल्स ऑफ यूजेस पढ़ लिया, कैसे उसको यूज़ करते हैं। अगला है प्लेस ऑफ अ वर्ब, कि एक क्रिया का प्लेस क्या होता है, वो आपको कहाँ मिलती है। तो देखिए आपको दोनों समझना होगा, हिंदी के सेंटेंस में और इंग्लिश के सेंटेंस में। हिंदी के वाक्य में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। जैसे सेंटेंस कितने भी लंबे क्यों ना हो, आपको जो वर्ब होगी लास्ट में मिलेगी, उसी वर्ब से आप टेंस को पहचानते हैं, उसी वर्ब से आप सेंटेंस को सेंटेंस में कौन सी वर्ब आपको यूज़ करनी है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, आप उन्हीं से डिसाइड करते हो। तो वही जो शब्दों का टुकड़ा है, शब्द लास्ट में आपको मिलते हैं सेंटेंस में, वो उसकी वर्ब होती है। जैसे हिंदी देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, वह रोज़ सुबह टहलने जाता है। अब इस सेंटेंस में जाता है ये आपकी वर्ब है। और अगर सेंटेंस इंग्लिश में हो तो इंग्लिश वाक्य में क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आती है, जहाँ सब्जेक्ट लगा होगा उसके ठीक बाद वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ फॉर वॉकिंग एवरी डे इन मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में ही अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद गोज़ लगा हुआ है, इसका मतलब गोज़ इस सेंटेंस में वर्ब है। तो आई थिंक आप अब श्योर होंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, इसको आप जब आप वीडियो को रिवाइज करके थोड़ा देख लीजिएगा फिर से एक बार, उसके बाद आपके डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।